everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach. कैसे हैं सब लोग? And of course, I welcome you all to Adda 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। तो आज हम लोग करेंगे सीबीएसई का प्रैक्टिस सेट, जो सीबीएसई ने आप लोगों को दिया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उसको सॉल्व करेंगे। तो मेनली आज का जो सेशन है बच्चों, ये सॉल्व तो मैं करूंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को पैटर्न समझना है सीबीएसई के सैंपल पेपर का या सीबीएसई के प्रैक्टिस सेट पेपर का। इससे होगा क्या, हमें काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि हमारा एक्चुअल एग्जाम किस तरीके का आने वाला है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट अभी सीबीएसई ने रिलीज किया है, 2-3 दिन पहले रिलीज किया है, राइट? तो इसमें बेसिकली सीबीएसई आपको समझाना चाह रहा है कि बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, प्लीज यहाँ पे फोकस करना ज्यादा शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। आरटीसी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल कैसा होगा, कितना टफ होगा, कितना मॉडरेट होगा या इजी होगा, और राइटिंग सेक्शन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम एडिटेड के लिए लेटर लिखने को आएगा कि नहीं आएगा, तो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट पेपर देखा नहीं है तो जाओ, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। मैं सैंपल पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस पेपर की बात कर रही हूँ, जो कि अभी रिसेंटली इसी वीक सीबीएसई ने आप लोगों के लिए रिलीज किया है। ठीक है जी, तो चलो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। हम लोग सीबीएसई का ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है क्लास 10 के लिए, इसको सॉल्व करना अभी शुरू करने वाले हैं। आज के सेशन में मैं आप लोगों को सबसे पहले ग्रामर कराऊंगी, उसके बाद में लिटरेचर करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है बच्चों को इन दोनों चीजों में काफी डर लग रहा है। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे रीडिंग और राइटिंग का कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सेशन की करते हैं शुरुआत। और अभी देखो सीबीएसई का जो सेट है या सीबीएसई का जो मेन पेपर आने वाला है, आपको पता होगा, वहां पे ना आपको 12 क्वेश्चंस ग्रामर के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12। 12 में से आपको किसने करने हैं? 10 करने हैं। तो आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको मिलेंगे 12, और 12 में से एक्चुअली आपको 10 ही करने होंगे। तो 2 का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, जो रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चंस हैं और एरर एडिटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम टेकिंग होंगे। तो अगर ऐसा लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है, तो उनको आप फिर भी एक बार को छोड़ सकते हो। लेकिन आर्टिकल के, मॉडल के, टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको जरूर से जरूर करके आना, क्योंकि बहुत इजी है। जैसे अभी आपके सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये एक्चुअली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है बच्चों। मैंने इसको वहां से हटा के यहाँ कॉपी किया है, सो दैट आपको साफ सुथरा सा स्लाइड्स में ये दिखाई दे। तो इसमें भी ऑफ कोर्स टाइम लगता है, लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर योर क्लास 10 के एग्जाम, सो डेफिनेटली मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है और समझते हैं कि इसका लेवल कैसा है। आप लोगों को बताना है मुझे सॉल्व करते टाइम इनके आंसर्स, वो तो आप मुझे चैट में बताओगे ही, ऑब्वियसली बता ही रहे होगे। इसके अलावा लेवल भी बताना, कैसा लगा, टफ लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, कमेंट में बताना, ताकि बाद में बच्चे जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो भी समझ सके कि एग्जैक्टली कैसा लग रहा है सब लोगों को। एक क्यूमुलेटिव आंसर आता है कि भाई टफ था, इजी था या मॉडरेट था। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन देखो आपके लिए यहाँ पे जो है वो रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है। रिपोर्टेड स्पीच में मोस्टली केसेस में यही होगा, ऐसे करके आपको एक डायलॉग दिया होगा, जैसे यहाँ पे सन एंड मदर की बात हो रही है, ठीक है, फिर आपकी जो है उस डायरेक्शन में ही उसको सेंटेंस को लिखा जाएगा और फाइनली आपको पूरा उसको करने के लिए बोला जाएगा। एक तरीका ये आने वाला है। दूसरा तरीका आपको पता है क्या आने वाला है? ये जो बोला जाएगा इसके ABCD आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वहां तो आप सीधे बस टेंस देखना, एक शायद दिया भी है, मैं अभी आपको चेक कराऊंगी वाला, वहां तो सीधे आप टेंस देखना, है वे तो हेड करना है तो वॉज करना है ना, अकॉर्डिंगली आप देखना, वो तो बहुत ही ईजी है, वो तो फ्री का नंबर आपके लिए है ही। बाकी का इस वाले में आपको खुद से चेंज करके लिखना पड़ेगा, ABCD नहीं लिखना पड़ेगा, आंसर प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। सन ने बोला, मॉम हाउ डू आई बिकम एन आर्टिस्ट, मैं कैसे बनूं? मदर ने बोला, यू विल नीड, देखो सिंपल, विल है तो गुड हो जाएगा, आप समझ जाओ उसको। यू विल नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट यू लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। तो अगर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो जो भी आर्ट तुम्हें पसंद है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना तुमको पड़ेगा, ये मदर ने बताया। सो अ सन आस्क्ड हिज मदर, पास्ट में जा रहा है सब कुछ, तो पास्ट होगा, ठीक है, विल का वुड होगा, लाइक का लाइक्ड होगा, करना पड़ेगा आपको क्योंकि पास्ट में जा रहा है। सो अ सन आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड बिकम एन आर्टिस्ट, शी टोल्ड हिम, ठीक है,
अब यहाँ पे अगर इन्होंने दैट दिया होता तो अच्छी बात थी, इन्होंने नहीं दिया है तो हम खुद से लगाएंगे। शी टोल्ड हिम दैट, क्योंकि हमारा कंजक्शन दैट है, हम मिस नहीं कर सकते। तो ऐसे एग्जाम में देख लेना कंजक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होगा तो बेटा आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ध्यान रखोगे। तो देखो क्या क्या कंजक्शन होते हैं हमारे पास में, दैट होता है, इफ होता है, वेदर होता है, टू होता है ना, और क्या होता है, इंट्रोगेटिव हो गया, हाँ सब यही है। तो ये जब आपके पास में कंजक्शन या फिर क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ कभी कभी लग जाता है तो वो आपको लगाने पड़ेगा कंजक्शन की जगह पे, ठीक है। मैंने दैट लगा दिया। यू ऑफ कोर्स चेंज होगा किसकी वजह से, मदर सेड टू सन हो गया ना यहाँ पे। सो शी टोल्ड हिम, हिम बोले तो लड़का मतलब कि ही, क्लियर है। तो आपका जो प्रोनाउन है वो ही हो जाएगा, दैट ही वुड नीड टू, दैट ही, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, विल का हो जाएगा वुड, need to learn more about the art, ठीक है, as it is, learn more about the art, you फिर से ही हो जाएगा, like का हो जाएगा liked। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम इसको प्रेजेंट में रख सकते हैं क्या, तो ये ग्रामर का रूल होता है कि आपको प्रेजेंट में पास्ट करना है, लेकिन इसके साथ साथ देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल, आप चाहें तो उसको प्रेजेंट में भी छोड़ सकते हैं, ओके। लेकिन प्रेजेंट में जब छोड़ोगे तो ध्यान रखो लाइक नहीं लिखोगे, लाइक्स लिखोगे, क्योंकि ही लाइक्स हो जाएगा। तो जिनको लगता है यार लाइक्ड होगा वो भी सही है, जिनको लगता है वो लाइक्स है वो भी सही है, क्योंकि ये वाला ना ये वाला जो इशू है पहले भी हो चुका है। एक सैम्पल पेपर में भी एक क्वेश्चन था जो पास्ट और प्रेजेंट में था। फाइनली सीबीएसई ने भी ऑफिशियली बताया है कि बेटा इसको प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, पास्ट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसी हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो क्या लिखा हमने, द आर्ट he liked and practice it every day as it is, पूरा का पूरा उतर जाएगा। आंसर क्या हुआ, she told him that he would need to learn more about the art he liked and practice it every day। क्लियर हो गया, पहला आंसर आपका सही था। आंसर सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में साथ के साथ बताते जाओ आपके क्या क्या आंसर्स हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ताकि आप भी सॉल्व कर सकें, और सेशन के बाद में बता देना कि आपके 12 में से 12 आए कि नहीं। अब 12 क्वेश्चन से तो 12 में से बता देना, लेकिन एग्जाम में बस 10 करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, देखो ये टेंस वाला है। एक काम करो, पता है हिसाब लगाते जाओ कि एग्जैक्टली कितनी तरीके, जैसे रिपोर्टेड स्पीच का एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन अभी टेंस का है, ठीक। देखना कि रिपोर्टेड स्पीच में से कितने आ रहे हैं, 3 के करीब आएंगे। एरर डिटेक्शन में से कितने आएंगे, 3 के करीब आएंगे, और टेंसेस में से 2 आएंगे, मॉडल में से 2, ऐसा करके मैंने नोटिस किया था, ऐसे ही आते हैं, आप लोग भी नोटिस करना, ठीक है। लिख लिया करो, ऐसी ऑब्जर्वेशन आपको करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड? Due to popular demand, we dash back our buy and get offer, buy one get one free offer next weekend, ठीक है। So we है और हम इन्होंने बोल दिया है next weekend, तो आपको क्या लगता है next weekend अगर हम लिखते हैं, next जब हम लिखते हैं आने वाला कल, तो वो फ्यूचर में चला गया, तो हमको सीधे सीधे यहाँ पे ब्रिंग्स तो नहीं देंगे, हम लोग ब्रिंग्स दे सकते थे अगर ये कोई डिसाइडेड इवेंट होता जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। आपको याद है प्रेजेंट सिंपल में सिखा रखा है, जो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, जैसे कि आपका मॉर्निंग में स्कूल खुलेगा या दूसरे दिन 18 से खुलेगा, सो वी से द स्कूल रीओपन्स, वो चलता है। लेकिन यहाँ ध्यान से आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट वी विल ब्रिंग बैक आवर बाय वन एंड गेट वन फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड। तो नेक्स्ट वीकेंड में इन्होंने एग्जैक्ट डेट डिसाइड नहीं किया, तो ये स्केड्यूल्ड टाइम नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, विल ब्रिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन सी। तो जिसने आंसर लिखा है उसका करेक्ट आंसर है, तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। 2 नंबर आपको फाइनली मिल गए। देखो अब तीसरा जो क्वेश्चन है इन्होंने एरर एडिटिंग का दिया, और मैं बता रही हूँ काफी हद तक यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी आने वाला है बच्चों, ध्यान रखना काफी हद तक यही पैटर्न आएगा। तो बल्ले बल्ले है तुम लोगों की। चलो नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करनी है एरर। एथलेटिक स्टार हेल्प स्टेज अहेड ऑफ कंपटीशन। सो जो एथलेटिक स्टार होते हैं वो हेल्प करते हैं, किसमें करते हैं, स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन में स्टे अहेड करने के। तो देखो यहाँ पे जो एस लग रहा है इट मेक्स नो सेंस, स्टेज अहेड क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपने मिस्टेक यहाँ बता देनी है। स्टेज की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, स्टे आएगा, STAY, एस नहीं आएगा। दिख गया था आपको एरर या नहीं दिख गया था, बताओ। अगर दिख गया था तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा आपका आंसर। 3 मार्क्स आपको अभी मिल गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज अगेन ग्रामर का है। सिलेक्ट द ऑप्शन
हाँ जी, सिलेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डोरवे साइन। एक साइन है डोर पे, ठीक है, और आपको वहां पे मॉडल बतानी है। देखो मैंने कहा था कि मॉडल का क्वेश्चन, तो इन्होंने बड़े अच्छे से पैटर्न दिया हुआ है, आपके भी ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। जब भी आप किसी को कुछ क्वेश्चन बोलते हैं या बहुत ज्यादा कुछ मैंडेटरी करने को बोलते हैं, है ना, ध्यान रखो ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा होना ही होना चाहिए, वहां पर आपको मस्ट का साउंड लगाना बहुत जरूरी है। चॉइस है ही नहीं शुड और मस्ट में, होती फिर भी मस्ट लगता। अगर शुड और मस्ट में यहाँ चॉइस होती फिर भी मस्ट ही लगता, क्योंकि जहां मैंडेटरी हो जाए ना, देखो तुमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर मैं बता रही हूँ तुमको ऐसे ही करना चाहिए, टोन देख रहे हो, तो ये जो टोन है वो मस्ट से ही आती है। और जब आप एडवाइस किसी को दे रहे होते हैं तब आप बोलते हैं देखो मेरे हिसाब से तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अभी मैं आपको एकदम श्योर एंड शॉर्ट एकदम कॉशन या वार्निंग या मैंडेशन नहीं बता रही हूँ, है ना, मैं कोई मैंडेटरी चीज नहीं कह के दे रही हूँ आपको, मैं बोल रही हूँ देखो एडवाइस है मेरी तरफ से। तो ऐसे में शुड लगेगा, और जब आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं और श्योर शॉर्ट कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, किसी को वार्निंग दे रहे हैं, तो वहां पे आप मस्ट लगाएंगे। सो कॉशन, यू मस्ट नॉट एंटर, तुम्हें एंटर नहीं करना चाहिए, ओनली एम्प्लॉइज आर अलाउड अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट। सो यू नीड नॉट एंटर, आपको लग रहा होगा कि मैडम ये भी करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन जहां क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला ना आपको कि वहां पे आपको सीरियसली मस्ट लगाना है। कितने बच्चों को पुट लग रहा था यहाँ पे, यू कुड नॉट एंटर, पास्ट है तो मतलब सेंस नहीं बनता, और ये कोई पास्ट टेंस नहीं है, ध्यान रखना पैसिव स्ट्रक्चर है इसलिए अलाउड लिख रहा है, ठीक है। और माइट, MIGHT का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स जिन बच्चों को नीड और मस्ट में डाउट था, आप ध्यान रखिए जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, या कुछ मैंडेटरी सिचुएशन बता रहे हैं, तो आप मस्ट का साउंड ज्यादा अच्छे से आएगा। नीड तब आता है जब आप कुछ नेसेसरी है या नहीं है वाली बात करते हैं। अब यहाँ जरूरत है या नहीं है होता अगर, यू नीड नॉट एंटर दैट रूम, यू डोंट नीड टू एंटर दैट रूम, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो जरूरत है या नहीं है वाली बात है, यहाँ जरूरत की बात ही नहीं हो रही, ये तो भाई वार्निंग है ना, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर। चलो आगे आ जाते हैं। तो देखो इस तरीके के सैंपल पेपर में ऑफ कोर्स आप आंसर ढूंढ लेंगे, मिल ही जाएंगे वेबसाइट्स पे यहाँ वहां, लेकिन लॉजिक बिहाइंड द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही हम लोग आज यहाँ डिस्कस करें कि लॉजिक भी क्यों लगा है कि नहीं। चलो आपको यहाँ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। टुडे आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशन, आई विश आई कुड डैश इट टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस्ड। देखो कोई भी सेंटेंस, हट जाती हूँ मैं, आप अच्छे से पढ़ लो इसको, कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिया जाए ना, उसको आप पढ़िए, ठीक है, उसका मीनिंग निकालिए, एग्जैक्टली वहां आपसे बोला क्या जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर इज वेरी वेरी इजी, ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, राइट। और एक चीज और है, पहले क्या होता था पता है, मतलब मैं जो भी मैंने आंसर अभी तक देखे हैं या मतलब क्वेश्चन जो देखे हैं, यहाँ पे रूट वर्ब लिखी होती है, जैसे कि पेंट, PAINT, रूट वर्ड क्या होती है, रूट वर्ड बोले तो बिल्कुल रॉ बेसिक, अब उसमें एस लगाना है, ING लगाना है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी करना है करते रहो, रूट लिखी होती है। लेकिन यहाँ इन्होंने रूट ना लिखे, क्या किया हुआ है, ING फॉर्म लिखी हुई है, तो मतलब अब हम समझ सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है ब्रैकेट के अंदर, राइट, लेकिन हमको करेक्ट फॉर्म ही लिखनी है, तो हमारे हिसाब से यहाँ करेक्ट फॉर्म क्या होगी, आई विश आई कुड पेंट। क्यों होगी पेंट, क्यों लगानी पड़ेगी यहाँ पे पेंट, बताओ जरा, किसी के पास इसका वैलिड रीजन है कि यहाँ पे मैं पेंट ही क्यों लिखूंगी। लॉजिकली किसी भी मॉडल वर्ब के सामने अगर आपने, मॉडल वर्ब के आगे अगर आपने कोई वर्ब लगानी है तो वो रूट फॉर्म होती है। अब कुड क्या है, मॉडल वर्ब ही तो है, कैन कुड हम पढ़ाते हैं ना, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नॉट नॉट नीड टू और टू यूज टू, तो कुड भी एक मॉडल वर्ब है, भले ही पास्ट की है लेकिन वो मॉडल वर्ब तो है ना। तो मॉडल वर्ब्स के आगे आपको हमेशा रूट फॉर्म लगानी होती है वर्ब की, क्लियर हो गया, बेसिक वर्ब। सो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पेंट होगा। चलो ये ध्यान रखना, इस तरीके का पक्का से आएगा मॉडल वर्ब का, यहाँ हो सकता है फिल इन द ब्लैंक में ना आए, एरर एडिटिंग में आ जाए, लेकिन इन लोगों को ये तुम लोगों को शायद सिखाना है कि मॉडल वर्ब के आगे बेसिक फॉर्म लगती है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं ऑलरेडी, तो आगे भी आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट, attempt the option that identifies the error in the sentence, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों,
एरर देखना है। आप देखो अच्छे से सोच समझ के देना, क्योंकि आपके पास में एक ऑप्शन दीज का है, एक बिल्डिंग्स का है, ऑन और ऑफ, 3 एरर आपको, 4 एरर आपको यहाँ दिख रही है। अच्छे से सोचो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। दीज बिल्डिंग्स, ओके, दीज बिल्डिंग, यहीं पे गलती होगी। देखो दीज बिल्डिंग्स, आप समझो, अगर आपकी बेसिक लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन भी अच्छी है ना बच्चों, तो आप गलत पढ़ भी नहीं सकते हो। आप पढ़ते टाइम ही वहां पे कुछ ना कुछ गलती ढूंढ लोगे। अदरवाइज अगर आपका सेंस ऑफ लैंग्वेज वैसा है ही नहीं, तो फिर आप सोचते रह जाओ कुछ भी गलत, क्या सही है क्या गलत है। अब मैं जब भी पढ़ रही थी तो आपने नोटिस किया, मैं खुद ही उसको बिल्डिंग्स ही बोल दी, क्योंकि मुझे लगा दीज है तो बिल्डिंग्स ही होंगी, प्लूरल होना चाहिए, राइट। तो वही मिस्टेक मिल गई वैसे तो यहाँ पे अब हमको ये देखना है कि हमको ये दीज का दिस करना है, बिल्डिंग का बिल्डिंग्स करना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। आपने नोटिस किया, दीज भी है बिल्डिंग भी है, क्या गलती है, दोनों में से एक ही मिलेगी, दोनों एरर होंगे नहीं। तो इसके लिए मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, है ना, और देखना पड़ेगा आगे कि सेंटेंस में ये इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं या प्लूरल। अकॉर्डिंगली आई विल चेंज। सो द बिल्डिंग इनॉग्रेटेड ऑन, पहली बार तो सेंटेंस, अच्छा इन्होंने वॉज नहीं आगे लगाया, ओके। इनॉग्रेटेड ऑन 29 मार्च 1954 वॉज अ फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ अ महाराजा। तो महाराजा कोई थे, उनका फॉर्मर रेजिडेंस था, रहने की जगह थी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वॉज, तो एक ही बिल्डिंग की बात हो रही है। तो दिस बिल्डिंग वॉज, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऊपर वाला, दिस बिल्डिंग inaugurated on 29th March 1954 was a former residence of a महाराजा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो आपका बिल्डिंग को बिल्डिंग्स नहीं करना है, दीज को दिस करना है। मिल गया आपको आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ भाई, यहाँ पे आपको फिर से टेंस वाली मिस्टेक है। यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज, ओके, आई कुड डैश यू सेलिब्रेट। अगेन सेम चीज मैंने आपको बताई, अगर कुड लिख रहा है तो आपको बेसिक फॉर्म लगानी ही पड़ेगी। करेक्ट आंसर क्या होगा, हियर होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हियर्स होगा नहीं, हर्ड होगा नहीं, हियरिंग होगा नहीं, आई कुड हियर। कोई भी मॉडल वर्ब की बात बेसिक फॉर्म लगती है, ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, तो डाउट की तो कोई बात ही नहीं है, लॉजिकली आंसर को आप सॉल्व करेंगे। चलो फिर से एक और आपका रिपोर्टेड स्पीच आ गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है ये। एक आया था स्टार्टिंग में, याद है, उसके बाद आई डोंट थिंक सो बीच में आया है, अब ये वाला आया है। इसमें भी सेम आपको वही करना है जो उसमें करना था। चलो सॉल्व करते हैं। आई एम वरीड, क्लाइंट बोलता है आई एम वरीड, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। ठीक है, लॉयर बोलता है डोंट वरी, ओके, आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माई लाइफ। देखो इसको तो आप समझ ही गए होंगे, आई हैव नेवर का हो जाएगा ही हैड नेवर, राइट, सब्जेक्ट आई का ही हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बाकी देख लेते और क्या दिया इन्होंने, माई लाइफ का हिज लाइफ हो जाएगा। सो द क्लाइंट वाज वरीड एज इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लॉयर टोल्ड हिम डोंट वरी। तो डोंट वरी को आप लिखेंगे नॉट टू वरी, डोंट वरी नॉट टू वरी। सो हिज लॉयर टोल्ड हिम नॉट टू वरी। पूछो क्यों लिखा मैंने नॉट टू वरी, बताओ जरा। क्योंकि देखो डोंट वरी अगर आप किसी को बोलोगे ना, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। डोंट गो, डोंट कम, डोंट वरी, वरी इज अ वर्ब ना। अभी डोंट वरी आपकी क्या होगी, इंपेरेटिव वर्ब हो गई। अब इंपेरेटिव में कौन से कंजक्शन लगता है, टू लगता है, टू हमने लगा दिया। और अगर नॉट लिखना होगा तो टू के आगे लिखेंगे या टू के पीछे लिखेंगे, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। टू कंजक्शन के पहले लगता है, मतलब टू कंजक्शन से पहले नॉट लगता है। अगर आपको लगाना हो तो आप टू नॉट नहीं बोलते, नॉट टू बोलते हैं। ठीक है जी, तो कभी भी होगा डोंट वरी, आपको आंसर में देना है नॉट टू वरी। सो ही टोल्ड हिम नॉट टू वरी बिकॉज, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है पर इनका मतलब है डोंट वरी मैं देख लूंगा, डोंट वरी आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माय लाइफ, डोंट वरी मैंने कोई केस लॉस नहीं किया। तो नॉट टू वरी बिकॉज मैंने कभी कोई केस लॉस नहीं किया है। तो आप एज लगा दीजिए या बिकॉज लगा दीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो मैं एज लगा देती हूँ, एज, ठीक है, ही हैड नेवर लॉस्ट, never lost a case in my life का हो जाएगा his life, आंसर डन। 1 मार्क, राइट। मुझे बताओ चैट सेक्शन में 1 मार्क आया कि नहीं आया, और आपका आंसर क्या था वो भी मुझे बताना। साथ ही साथ मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है, और अगर रूल पता है तो रूल भी बताओ। अब बताओ चलो इसमें कौन सा रूल लगा है, क्या मैंने आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में ये वाला रूल बताया है कि नहीं बताया, बताओ। और आपको पता है एक चीज और बताती हूँ आप लोग को,
मैंने आप कोई भी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की मेरी वीडियो जाके देखो, जिसमें मैंने ये रूल सिखाया हुआ है, 2-3 वीडियोस हैं उसके ऊपर। नहीं मिलेगा तो ऐसे डालना सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बाय निधि मैम, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये या तो ये रूल नंबर 4 है या रूल नंबर 5 है। और मैंने ना आपको गिने चुने 4-5 कंजक्शंस लिख के दिए हैं वहां पे कि बेटा कम से कम इन चारों में से एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। और रूल नंबर 5 में मैंने 3 दिए हैं कि बेटा इन 3 में से आपके एग्जाम में एक आ जाएगा। देखो सैंपल पेपर में भी एक आया था, बाकी के जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं ना उनमें भी एक आया है, और आज मैंने ये जो प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं इसमें भी एक आया है। यहाँ पे नीदर नॉर वाला है, नोटिस किया आपने, नीदर एंड नॉर वाला है। आंसर सब लोगों को मिल गया होगा। रूल क्या होता है कि कोई भी, इनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, मतलब एक आगे होता है एक पीछे होता है, ठीक है, बीच में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको ऐसे लिखाया था कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है। तो ऐसे वाले पैटर्न में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको अकॉर्डिंग टू दी लास्ट सब्जेक्ट हमारा जो भी होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। अब देखो यहाँ लकीली ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, कवि एंड समांथा, राइट, क्या नाम है, हाँ है ना। तो इसमें आपको ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर ही आएगा, चाहे ये होता चाहे, इन केस आप भूल जाओ कि आगे वाला था या पीछे वाला था, दोनों ही सिंगुलर है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपको सीधे सीधे यहाँ पे इस आंसर लगा देना होगा। अगर कोई ये प्लूरल होता फिर आपको श्योर पता होना चाहिए कि इस वाले रूल में जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वहां पर आपने क्या करना होता है, पीछे वाला जो सब्जेक्ट है पीछे वाला उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो फिर आप क्या लगाओगे, लेट्स मीट अनदर डे सिंस नीदर कवि नॉर समंथा इज फ्री टुडे एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस। सो वर और वॉज का तो कोई मतलब, वॉज तो है ही नहीं देखो, है ना, वर और आर आपके वो है प्लूरल है, बी कुछ नहीं होता, बी इज इक्वल टू इज एम आर वॉज वर, तो बी कभी नहीं लगता, ध्यान रखना। क्लियर हो गया, चलो तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। कितने बच्चों को सही था, और क्या आपको लॉजिक समझ आ गया, आया कि नहीं आया मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। भाई इतना कतई इजी अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन, तो ऐसे फ्री के बटने वाले आंसर्स हैं ये, समझ रहे हो। चलो आंसर बताओ क्या है। सो आई एम आस्क्ड इज क्या है ये, अच्छा मैकेनिक वीर व्हेन ही thought he could fix this car, we replied that he could probably fix the car by dash as it had no major issues. Okay, that day, one day, tomorrow, next day. So यहाँ पे आपने देखा होगा लिख रहा है I will probably do this by tomorrow. ठीक है, तो tomorrow को किसमें चेंज करते हैं, बोला था ना फ्री का नंबर है। चलो भाई 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई करनी है आपको एरर, जल्दी से ढूंढो और मुझे बताओ कहाँ पे मिस्टेक मिल रही है। सो लुकिंग टू बाय अ गिटार, क्या आप गिटार खरीदना चाहते हैं, एडवर्टीजमेंट है ना। द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, ब्रांड न्यू गिटार आपको सेल पे मिल रहा है, एक ब्रांड न्यू गिटार आपको सेल पे मिल रहा है। इट कम्स विद अ वुडन वेलवेट लाइन गिटार केस, केस भी है उसका। इफ इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से सोचो और बताओ कि आपको क्या मिस्टेक यहाँ पे मिल रही है। मुझे हर बच्चे का आंसर यहाँ चाहिए, एवरी सिंगल चाइल्ड इज सपोज टू आंसर मी। जल्दी जल्दी से सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। दिस इज 23, ओके, जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। देखो मैंने अभी जब इसका हिंदी वर्जन बता रही थी ना, मैं आपको जब हिंदी में बोल रही थी तभी मैंने आपको एक चीज बोल दी थी कि ब्रांड न्यू गिटार तो है, लेकिन ऑब्वियसली कोई क्या बोलेगा, एक ब्रांड न्यू गिटार मेरे पास तो है, चाहिए तो बताओ। तो मैं द क्यों बोलूंगी, ए बोलूंगी ना, अ ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, है कि नहीं, क्या बोलूंगी, अ ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल। सो अ ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, राइट, इट कम्स विद अ वुडन दिस, चाहिए तो बताओ। तो ये कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं था, एक गिटार है उसकी बात हो रही है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ए लगाना ज्यादा कंपलसरी यहाँ पे आपको लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर आपका होगा। 12 वाला आ गया भाई। ऋषि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, रिपोर्ट ऋषि's क्वेश्चन। तो ऋषि ने बोला कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। किसने किसको पूछा, ऋषि ने पूछा है अली को,
ठीक है। तो ऐसे में देखो मेरी एक बात ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन को ना सीधे यहाँ से शुरू करते हैं, खुद से शुरू कर देंगे, या फिर जो भी आंसर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया जाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है ना ये वाला, एक तो वहां पे लिखा नहीं होता कभी भी, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है आपका, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं यहीं से लिखना शुरू कर देते हो, तो हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग चेंज हो जाए, अब आपके नंबर काट ले आधे। तो आपको पूरा आंसर लिखने के लिए क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी लिखो। आपको पता है ना रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? अगर नहीं पता है कि एक रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन गो एंड वॉच माय वीडियो ऑन रिपोर्टेड स्पीच बाय निधि मैम। मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट द फाइनेस्ट वीडियो ऑफ माइन, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक रिपोर्टेड स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। तो इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, हु सेड टू हुम, फिर आपका कंजक्शन आता है, फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच आती है। तो बहुत सारे वीडियोस हैं, इसीलिए मैंने बोला फाइनेस्ट वाली देखना, जिसपे ज्यादा व्यूज होंगे, समझ जाना, वो ज्यादा अच्छी लगी होगी बच्चों को, तो वही वाली देख लेना। 3-4 वीडियोस हैं इसके ऊपर बाय द वे। तो आपने क्या करना है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच के लिए पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है, ठीक। तो हम लिखेंगे ऋषि का क्वेश्चन है, तो ऋषि आस्क्ड अली, तो आंसर कैसे शुरू होगा, ऋषि आस्क्ड अली, ठीक है। अब आस्क किया है तो ऑफ कोर्स आपका जो कंजक्शन है वो क्या होगा, इफ हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इफ, ठीक। कितने अच्छे से ये चीज मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिख लिया, अब हमने कंजक्शन लिख लिया, अब इसके आगे क्या, इसके आगे नया सेंटेंस शुरू होगा। क्या होगा, एक नया सेंटेंस शुरू होगा। तो नए सेंटेंस का नया सब्जेक्ट, नई सेंटेंस की नई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी होगी, नई सेंटेंस का नया वर्ब आपको लिखना होता है। तो आप कुड से सेंटेंस शुरू नहीं करेंगे, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करेंगे। तो आप बोलेंगे ऋषि आस्क्ड अली इफ, ओके। यू बोले तो दोनों लड़के हैं, ही लगना है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। इफ ही कुड, अच्छा अब देखो यहाँ क्या हुआ, कुड को कभी कैन थोड़ी करते हैं बच्चों, कैन को कुड करेंगे, लेकिन अगर कुड लिखा है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। इफ ही कुड गिव, किसको, मी सम एडवाइस बोले तो हिम सम एडवाइस। सो क्या हुआ, ऋषि आस्क्ड अली इफ ही कुड गिव हिम सम एडवाइस ऑन, if we could give him some advice on how, नाउन ये हाउ है ना, आई बोले तो ही, कुड का कुड आ जाएगा, एज इट इज पूरा लिख देना, हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन, एज इट इज लिख देना। अब देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक और चीज, इसका क्या करोगे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहा है, कहीं आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अपनी आंसर शीट में जल्दी जल्दी में क्वेश्चन मार्क ही लगा के आ जाओ, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं एक आपको गोल्डन रूल रिपोर्टेड स्पीच का बता चुकी हूँ कि भले ही डायरेक्ट सेंटेंस में जो ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन मार्क हो, लेकिन जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ओके, तो क्वेश्चन मार्क हट जाता है, क्योंकि अब ये कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, अब ये एक स्टेटमेंट बन चुका है। सो क्वेश्चन चेंजेस टू स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना रहेगा। क्या लगाना रहेगा, जो भी आपका सेंटेंस होगा कैप्टन लिखने के बाद में फुल स्टॉप लगाना रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो फिर नंबर कटेगा, ठीक, नंबर नहीं कटने चाहिए। ऑलराइट, तो देखो अभी हमने किए थे 12 क्वेश्चंस, आपने तो 12 भी किए हैं मेरे साथ में, तो 12 में से बताओ कितने आए, ऑनेस्टली आपको कितने नंबर आए बिना आंसर शीट को देखे, बिना मेरे आंसर्स को देखे, क्या आपको 12 आए? एंड इफ यू आस्क मी फॉर द लेवल, मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी, मुझे बताओ इसका लेवल कैसा था क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन का, तो आई विल से इट वाज मॉडरेट, क्योंकि अब आपको अगर ये इजी लग रहा है तो इसका मतलब आपने अपने आप को बहुत पॉलिश कर लिया है ग्रामर में, तो आपको इजी लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको टफ लग रहा है तो सीरियसली आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि टफ तो ये नहीं था, लेकिन हाँ मैं इसको मॉडरेट बोलूंगी, मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ईजी था भाई। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप समझ लो आप तैयार हो एग्जाम के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके हैं, किए हैं ना, कितने सारे किए हैं, तो अब आपको शायद ये थोड़ा इजी लगेगा। तो मुझे तो इजी लगा, लेकिन आपके लेवल पे मुझे लगता है ये मॉडरेट है, जिन बच्चों को ज्यादा ग्रामर की तैयारी जिन्होंने नहीं की है उनके लिए। तो चलो अब करते हैं लिटरेचर का सेक्शन सॉल्व, ठीक है। तो आरटीसी पहले कर लेते हैं इसके सॉल्व, क्योंकि आरटीसी जो है मैं फिर से आपको बता दूं 10 नंबर की आपके एग्जाम में आएगी,
10 नंबर का हमने अभी अपना ग्रामर किया बच्चों, है ना। 10 नंबर का अभी हमने अपना ग्रामर सेक्शन किया, जो कि हमारे फ्री 10 नंबर हो गए, पूरे पूरे मिलेंगे। और ऐसे ही अभी 10 नंबर का हम क्या करने वाले हैं, आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, किसका पार्ट होता है, लिटरेचर का पार्ट होता है। ऐसा दिखने में होगा, इतना बड़ा आरटीसी होगा। एग्जाम में अगर 4 से 5 मिनट बचाने हैं तो तुम लोग को एडवाइस दूं, सारे चैप्टर्स को पहले एक बार जरूर पढ़ लेना, एक दिन पहले, सिर्फ पढ़ना ही तो है। तो जिससे क्या होगा ना, पढ़ने से मेरा मतलब है अगर वन शॉट पे देख लोगे तो भी काफी है। तो उससे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये कोई अनसीन पैसेज थोड़ी है कि कुछ भी आ जाएगा, ये तो सीन पैसेज है। अब सीन पैसेज का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। तो वहां जैसे ही देखी ना लेंचो, सीधे क्वेश्चंस पे चले जाना। पूछो क्यों, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि भैया क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं, मुझे बस उसके आंसर लिखने हैं। पढ़ने की क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, ये हमने पढ़ा नहीं है क्या। और नहीं, कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 बार तो हर बच्चा पूरी साल में पढ़ चुका होगा, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स है ना। उसमें पढ़ा होगा, हाफ ईयरली में पढ़ा होगा, उससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, है ना, PT1 PT2 होते हैं, उसमें पढ़ा होगा। तो पढ़ा तो होगा पक्का से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको पढ़े बिना आप चाहें तो सीधे क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, और फिर कहीं अटक जाए अगर, या कोई वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आ जाए, तो आके जल्दी से स्किमिंग कर लेना, कहाँ पे वर्ड कहाँ पे, ऐसे करके देखे कर लेना, क्योंकि अनसीन नहीं है, सीन पैसेज है। इसी को बोलते हैं आरटीसी, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली चैप्टर के अंदर से एक लाइन आती है, मतलब अब तो पैसेज ही आता है, और उस पैसेज में से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं। क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। अब बताओ, इसका आंसर देने के लिए क्या आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो आपके 4 से 5 मिनट उसको पढ़ने में, जो आप चलो 2 मिनट में भी अगर पढ़ते तो भी आपने वो बचा लिया, ठीक है। तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। Why was Lencho not surprised when he received the money? Because he knew the post office employees were kind? Of course not. He was not surprised when he received money, मतलब कि कहीं ना कहीं unquestionable faith in God आएगा यहाँ पे, इसीलिए वो सरप्राइज नहीं था। यही आंसर होना चाहिए ना। नेक्स्ट इज बिकॉज ही न्यू हिज हार्ड वर्क वुड पे ऑफ। कौन सा हार्ड वर्क, मतलब वो तो किसान है तो उसको तो काम करना ही है अपना वाला, हर कोई हार्ड वर्क ही कर रहा है ना अपने अपने लेवल पे। तो उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क नहीं किया, उसका जो काम है उसने वही किया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। बिकॉज ही हैड बीन लकी इन द पास्ट, he had been very unlucky in the past, not lucky, क्योंकि उसका तो अच्छा खासा जो भी मेहनत उसने की थी सब बर्बाद हो गई। अब 3 ऑप्शन सही है नहीं, तो लास्ट वाला ऑप्शन आई एम श्योर सही होगा, बिकॉज ही हैड फेथ इन हायर पावर। तो अब चाहे आप इसको गॉड बोल लीजिए, चाहे आप इसको स्पिरिट बोल लीजिए, चाहे आप इसको हायर पावर बोल लीजिए, चाहे अनक्वेश्चनेबल फेथ बोल लीजिए, चाहे अनशेकेबल फेथ बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। कुछ भी कीवर्ड आ सकता है आपके एग्जाम में। तो जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चे। क्लियर हो गया। तो ये तो आपका आंसर हमने देख लिया, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Second question, how did the postmaster most likely feel when he read Lencho's second letter? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहें तो 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं बच्चों, आप चाहें तो 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं। दोनों में आपका आंसर वैलिड होगा, क्योंकि ये आपको बाउंड नहीं कर रहे आंसर देने के लिए। 2-3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ड में बता सकते हो तो वर्ड में बता दो। जैसे इन्होंने पूछा हाउ डिड द पोस्टमास्टर मोस्ट लाइकली फील, उसको कैसा फील हुआ होगा। अच्छा देखो, अब एक चीज देखो, ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, ओके। हाउ डिड द पोस्टमास्टर मोस्ट लाइकली फील व्हेन ही रीड लेंचोस सेकंड लेटर, क्या हमें ये बताया गया है एग्जाम चैप्टर के अंदर, स्टोरी के अंदर, कि सेकंड लेटर उसने खोला है तो उसको कैसे फील हुआ है। उसने बस लिख दिया था कि लाइक प्लीज मत भेजना क्रूक के थ्रू और ये सब, राइट। और ऑफ कोर्स उसको सैड फील हुआ है, क्योंकि वो लास्ट में वहां पे खत्म हो जाता है हमारा, है ना, चैप्टर। तो आपने यहाँ पे इसको जो है खुद से बताना है, थोड़ा विजुअलाइज करके चीजों को कि उसको कैसा फील हुआ होगा। तो कैसा लगा होगा, हैप्पी हुआ होगा, नहीं भाई। सिंपल वर्ड पर ये पता करना है तो सैड लिख देना। क्या लिखोगे, सैड। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप डिसहार्टेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब कि दिल टूट गया, या फिर डिसअपॉइंटेड हुआ था ना, डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा उसको क्या हो गया था, दुख हो गया था। तो हाउ डिड द पोस्टमास्टर मोस्ट लाइकली फील व्हेन ही रीड लेंचोस
सेकंड लेटर जब उसने पढ़ा तो उसको कैसा फील हुआ? आई थिंक हाँ, वो खोले भी थे कि तो थैंक यू बोल रहा होगा शायद से, तो देखते हैं क्या लिखा होगा, बट उसमें ये लिखा हुआ था, है ना। तो आपने यहाँ पे मोस्ट लाइकली में आंसर देने कि उसको कैसा फील होगा। तो सैड चाहे तो सैड भी लिख सकते हैं, और इन्हीं चीजों को अगर आप लाइन में लिखना चाहें तो आप लाइन में कैसे लिखेंगे? व्हेन पोस्ट मास्टर ओपन द सेकेंड लेटर ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज करना चाहे तो कर सकते हैं, ऑल्सो इसकी जरूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा स्टेटमेंट में भी लिख रहा होगा आंसर पूरे पूरे सेंटेंस में, तो वहां भी जो आपका एक्चुअल वर्ड होगा उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। सिखा रखी हूँ ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन कैसे करते हैं, वो आपको कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, वन वर्ड में आपको फिल करना है। द पोस्ट मास्टर रश्ड टू ओपन लेंचर सेकेंड लेटर, दिस टेल्स अस दैट द पोस्ट मास्टर वाज ओके। सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन आंसर यहाँ पे फीलिंग बतानी है कैसा उससे पहले की, लेटर को ओपन करने से पहले की। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो लेटर ओपन करने के बाद की फीलिंग बतानी थी कि वो डिसहार्टेंड हो गया था, और लेटर खोलने से पहले उसकी क्या फीलिंग थी, तो क्या था उसके अंदर, कैसी फील आ रही थी कि जल्दी से मैं लेटर को खोलूं। तो उसने जब खोला है उससे पहले वाला इंसिडेंट कैसा था? क्यूरियस था। एक वर्ड लिख सकते हैं, कौन सा? क्यूरियस लिख सकते हैं ना, तो वो क्यूरियस था। या फिर लिख सकते हैं वो ईगर था, ईगर टू डू दैट, आई एम वेरी मच ईगर टू डू दैट, बहुत मन कर रहा है, या एकदम अंदर से आवाज आ रही है कि ये करना है। क्लियर हो गया ना? तो आप ईगर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो क्यूरियस भी लिख सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो वन वर्ड में हो गया भाई। और बताइए, व्हाई डिड लेंचर wrinkle his brow when writing the letter? तो उसकी जो ब्राउ थी, रिंकल क्यों पड़ा उस पे, मतलब वो ऐसे करके क्यों देख रहा था? टेंशन सही में था, हल्की हल्की कंफ्यूज था, हल्का हल्का क्यों था ऐसा उसके साथ में? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पुट हिज थॉट्स इनटू वर्ड्स, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपने वर्ड्स को कैसे लिखूं, अपनी थॉट्स को वर्ड्स में कैसे लिखूं। ही वॉज नॉट श्योर दैट गॉड वुड रिस्पॉन्ड अगेन, उसको लग रहा था गॉड इस बार रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये तो उसको देखो नहीं लग रहा था फॉर श्योर, इसको तो फिर भी थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि जब लग रहा होता है तो वो करता ही नहीं, मैसेज लेटर लिखता ही नहीं, और पहली बार लिखा तो दूसरी बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये नहीं है आंसर, है ना। सेकंड इज ही वाज नॉट कंफर्टेबल राइटिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, ऐसा कुछ भी नहीं था, मस्त लिख रहा था भाई वो तो, और वो तो खुला बोल रहा था सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूक। ठीक है। ही वाज नॉट एबल टू कैलकुलेट हाउ मेनी पैसेज वर मिसिंग, नहीं उसने तो कर लिए थे भाई, 100 मांगे थे 70 आए, है ना, वो तो उसने कैलकुलेट कर लिए थे, तो बस एक ही बचा। उसको समझ नहीं आ रहा था अपने थॉट्स को वर्ड्स में कैसे लिखूं। ऑल्दो चैप्टर में आपको इसका कोई रेफरेंस मिलता नहीं है, लेकिन जब ऐसे आंसर्स में आपको मोस्ट लाइकली आंसर ढूंढना हो बच्चों, ठीक है, तो आप एलिमिनेशन की टेक्निक फॉलो करें। पहले एलिमिनेट करते जाएं, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, हाँ ये फिर तो बचा ही बचा है, तो यही लग रहा है। तो मैंने तो यही किया है एक्चुअली, क्योंकि मुझे तो इसका भी रेफरेंस चैप्टर में नहीं मिला, तो आई एम श्योर मैं नहीं लिखती इसको अगर मुझे और कोई अच्छा आंसर मिल जाता, बट मुझे बाकी की नहीं मिले, तो फिर मैंने इसको फाइनल कर दिया कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा कि वो सोच रहा है कि बोलूं कैसे, पैसे आए क्यों नहीं। फिर उसने बोला ठीक है मैं बोल देता हूँ, आपने तो दिए गॉड, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है ना या बाकी के जो लोग है ना ये गलत है। तो उसने फाइनली इस तरीके से अपने फीलिंग को एक्सप्रेस किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए आंसर को ढूंढ लिया बच्चों। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यही करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज uses the word stamp with the same meaning as used in the line 5? देखो, अब देखो अभी ये आपके ऊपर है कि आप लाइन 5 पे जाएं, वहां स्टैम्प का मीनिंग पढ़ें, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे उसका मीनिंग ढूंढें, ऑप्शन 1। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ना स्टैम्प वहां पे क्यों था, उसने तो स्टैम्प लगाया था लेटर के ऊपर, तो ये वही वाले स्टैम्प की बात हो रही होगी, तो मैं कम से कम ऑप्शन तो देख लूं, फिर भी नहीं समझ आएगा तो जाके पढ़ लूंगी, मुझे मीनिंग तो पता है ना चैप्टर में उस स्टैम्प का मीनिंग क्या था। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। सो साइमन कुड स्टैम्प एंड क्रश ड्राई ट्विग्स विद हिज बूट्स इफ ही हैड टू, तो ये वाला स्टैम्प है क्रश करने वाला, तो ये वाली क्रश वहां पे नहीं थी। साइमन हैज एन इम्प्रेसिव स्टैम्प कलेक्शन ही लाइक टू बोस्ट ऑफ, यहाँ पे उसके पास में स्टैम्प की कलेक्शन है। अगर आपको पता होगा तो जो कलेक्ट करते हैं ना चीजें, वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं जगह जगह के, हर तरीके के वेराइटीज होती है, हर तरह की कंट्री के, हर तरह की स्टेट के, ऐसा रहता है मतलब, राइट। तो ये एक वही स्टैम्प की अगर बात हो रही है तो ये कैन बी द मोस्ट लाइकली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज साइमन हैप्पीली गिव हिज स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, तो ये स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है जब आप फाइनल कर देते हैं कि मेरी तरफ से सिग्नेचर डन है,
तो ये उसकी बात हो रही है, तो ये हमारा वाला नहीं है। साइमन बियर्स द स्टैम्प ऑफ अ रिटायर्ड नेवल, स्टैम्प बोले तो साइन, मतलब एक तरीके से आपको इसी नाम से बुलाया जाएगा या आपको अब रिटायर बुलाया जाएगा, तो फाइनल अप्रूवल एक तरीके से। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो आई एम श्योर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको बिना, मैंने देखो पूरा पैराग्राफ पढ़ा ही नहीं, पर मैंने आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। नहीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको हम लोग सीन पैसेजेस बोल सकते हैं, जो हम जानते हैं ऑलरेडी, राइट। तो जब ऑलरेडी जानते हैं तो फिर से उसको क्यों पढ़ें? अगर फिर भी डाउट है तो एक बार पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। इसीलिए सीन पैसेजेस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम इनको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की जगह चाहें तो सीन पैसेजेस भी बोल सकते हैं, अनसीन ना होके सीन पैसेज, ठीक है। चलो, तो देखो वैसे तो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस में से एक करना होगा, आपको पता ही है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक और एक ये, इन दोनों में से बस आपको कितने करने हैं बच्चों? एक करने हैं, पर हम दोनों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पूरा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो ये किसका है? द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। पता चल गया, विदाउट फीट का ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, आई मीन ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो रियली, बिकॉज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी इसको स्किप करेंगे और पढ़ेंगे, फिर भी जरूरत होगी तो पीछे आएंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, सो इन विच ऑफ दीज डज रेडी हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट? ओके, रेडी वर्ड का देखना है, तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे पता है कि नहीं इसका, बट चलो देख लेते हैं। ग्रिफिन डिडंट बिलीव दैट ही वाज रेडी टू स्पीक बिफोर द ऑडियंस। ओके, लैंडलॉर्ड यूजुअली गॉट द रूम्स ready before any guest arrived. Okay. Mrs. Hall said there was a ready supply of food at the hotel. Okay. The stranger was getting ready to take on new challenges. Okay. In which of these does ready have the same meaning as used in the extra? भाई पढ़ना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता कौन सा वाला रेडी है, किसी को पता है तो आप बताओ, मेरे को नहीं पता। So the arrival of stranger in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. Okay, I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in यहाँ पे कुछ काम की चीज हो सकती है, चलो, and in view of the fact that he had paid her in advance." Okay. Mrs. Hall was Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, ठीक है, but the stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no money ready cash. Okay, ये आया, he had no money ready cash। तो अभी के अभी कुछ ready होना, present में कोई चीज अवेलेबल होना, सो रेडी बोले तो अवेलेबल वाला रेडी है ना। he had no more available cash वो वाला, तो अवेलेबल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। Alright, so Griffin didn't believe that he was ready to speak. Available वाला नहीं है ये। The landlord usually got the room ready before available वाला नहीं है ये। Ready बोले तो सफाई करना, यहाँ पे सफाई वाला है, यहाँ पे तैयार वाला है। Mrs. Hall said that there was a ready supply of food at the hotel. हाँ, ये है रेडी, मतलब अवेलेबल सप्लाई ऑफ फूड है। द स्ट्रेंजर वाज गेटिंग रेडी टू टेक, नहीं ये वाला भी नहीं, ये भी तैयार होने वाला है, न्यू चैलेंजेस। सो ऑफ कोर्स मिल गया, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे करके कभी ना मिले तो बेटा पढ़ना पड़ सकता है, जैसे मैंने अभी अभी पढ़ा। हाँ जी, तो ये एनालॉजी का फाइनली क्वेश्चन आ गया, और आपको पता ही है कि जो आरटीसी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, टोन से रिलेटेड। टोन तो मोस्टली पोम में आएगा, इसके बाद में 2 पोम होने वाली है, टोन उसमें आना ही आना है फॉर श्योर। राइटर का टोन आ सकता है, एनालॉजी का आ सकता है, ये वाला आ सकता है मीनिंग ढूंढो और सेंटेंसेस में करेक्ट करके बताओ, ये वाले टाइम टेकिंग हो जाते हैं। एनालॉजी में यहाँ पे क्या करना है, अराइवल और एग्जिट, आना, कहीं आना और कहीं से जाना, तो अराइवल एंड एग्जिट ऑपोजिट हो गया। तो अगर कोई किसी की कंपनी किसी के पास में है, कंपनी बोले तो साथ में रहना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ हूँ तो मैं किसी कंपनी में हूँ, और अकेली हूँ तो मैं क्या हूँ, लोनली हूँ, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं लोनलीनेस लिख सकती हूँ। या फिर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पैराग्राफ के अंदर एक बहुत अच्छा वर्ड था, कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, मुझे अकेले रहना है। सो एक चीज अच्छे से समझ लो, आरटीसी के अंदर जो एनालॉजी आएगी बच्चों, उसका आंसर उस पैराग्राफ के अंदर होगा, ठीक है।
बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, मैंने द बुक दैट सेव द अर्थ के अंदर एक आरटीसी कराया था जिसमें ऐसा कुछ करके था कि जो टॉप होता है वो स्पिन करता है, तो जो राउंड करेगा वो क्या होगा, या रिवॉल्व करेगा वो क्या होगा, तो अर्थ था। बुक का नाम ही है द बुक दैट सेव द अर्थ, चैप्टर का नाम ही है, तो अर्थ आ गया था उस वाले पैराग्राफ में, वहीं से आंसर मिल गया। यहाँ पे सॉलिट्यूड जो आंसर हमारा होगा वो भी आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको कहाँ मिल गया था, पैराग्राफ के अंदर मिल गया था, राइट। तो एनालॉजी वाले बच्चे जितने भी घबरा रहे हैं इन वाले क्वेश्चन से, मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, इनके जो आंसर्स होंगे वो पैराग्राफ के अंदर ही होंगे। तो ये जो वर्ड ढूंढोगे ये पैराग्राफ में जाके वहां जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे ढूंढ लेना, उन्हीं में से एक आंसर होगा। तो कंपनी का ऑपोजिट सॉलिट्यूड, कंपनी बोले तो किसी के साथ, सॉलिट्यूड बोले तो अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द इन, इन के बारे में बताना है कि कौन सी चीज अच्छी थी और कौन सी चीज अच्छी नहीं थी, ट्रू ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। सो इस लोकेशन वॉज रिमोट, रिमोट एरिया में था, बात तो सही है, और इट्स कस्टमर्स रिमोट में था या नहीं था, वी आर नॉट श्योर, बट हाँ काफी हद तक सही है। इट्स कस्टमर्स वर मेनली लोकल्स, यस, वहीं के लोग ही चाहते थे क्योंकि ये कहाँ से कहाँ आया था। इट वॉज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, नहीं। इट रिक्वायर्ड रेंट टू बी पेड इन एडवांस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बस साइंटिस्ट ने दे दिया था क्योंकि इसे लगा मुझे परेशान ना करें तो पहले दे दो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, है ना। यार आई थिंक पता है इसका आंसर ना, ये बहुत सही लगा मुझे, हाँ, अदरवाइज आई नो बुक में ये आंसर दिया हुआ है, इट्स कस्टमर्स वर मेनली लोकल्स, तो आप इसको करेक्ट ही करना बिकॉज यहाँ पे सीबीएसई ने भी वाला आंसर दिया हुआ है। सो आई एम श्योर कि आप वही आंसर लिखोगे, बट मुझे पहला वाला आंसर भी मतलब मुझे कुछ गलत नहीं लगा उसमें, बट ऑप्शंस नहीं है तो बी हम लोग सही रखेंगे। व्हाई डिड द पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर्स अराइवल, अब स्ट्रेंजर जब आया तो उसके अराइवल को लेके लोग बातें कर रहे थे, तो हमको अप्रोप्रिएटली करेक्ट आंसर देखने हैं, बिकॉज ही वाज मोस्टली क्वाइट, ये तो सही है ही है, हमेशा चुप रहता था तो लोगों को तो शक होगा ही होगा। दूसरा बिकॉज ही वाज मीन टू पीपल, मीन था, मीन तो नहीं था, उसने एंड में आके ड्रामे किए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था कि किसी से बात नहीं करता था। बिकॉज ही वाज एंजॉयिंग द स्नो हट, बिकॉज ही पेड द इन चार्जेस इन कैश, अच्छा पेड किए थे तो पे करेंगे तो फिर तो तारीफ की बात हो गई, ये तो बुराई तो इसमें कुछ है ही नहीं, चलो उसको फिर भी रख लेते हैं। तो वन के साथ में क्या ऑप्शन है, वन के साथ में फाइव ऑप्शन है बस, है ना, और तो कुछ है नहीं। अच्छा बिकॉज ही वॉज ड्रेस्ड इन स्ट्रेंज मैनर, यस करेक्ट, क्योंकि वो ऐसे वो सब वो लगा के बैंडेज वगैरह लगा के आया हुआ था, अजीब सी ड्रेस पहन रखा था उसने, तो मतलब देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। सो फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर अगेन, सो फर्स्ट एंड फाइव इसको सही कर देते हैं। और तो कोई नहीं लग रहा मुझे क्योंकि फर्स्ट वाला बताना जरूरी है, चुप ही रहता था, बात ही नहीं करता था किसी से, तो फर्स्ट इज तो करेक्ट है ही, फर्स्ट फिफ्थ, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू इग्नोर ग्रिफिन्स रूडनेस एंड वियर्ड बिहेवियर, स्टेट टू रीजंस व्हाई। अभी अभी पैराग्राफ में मैं बोल भी रही थी इससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, दो रीजन आपको देनी है कि ग्रिफिन के जो बिहेवियर है उसको उसने कैसे एक्सेप्ट किया या टॉलरेट किया। टॉलरेट का मतलब समझते हैं, सह लेना, सहन कर लेना। तो पहली चीज तो ये थी कि ऑफ कोर्स ग्रिफिन ने एडवांस में कैश दे दिया था, है ना, इसीलिए। दूसरा उसको लगा कि ये कोई पागल साइंटिस्ट लग रहा है, सेंट्रिक लिख रहा था उसके लिए वर्ड, अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ पैराग्राफ में, तो इसीलिए उसने कहा मतलब एक तरीके से भाड़ में जा कर ले अपने मन का जो तुझे करना है। तो देखो अगर आप इस पे देखोगे ना तो देखो दो हैं, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स इसके अलावा an accident has affected my face, so satisfied that her guest was an eccentric scientist, एक ये हो गया, and in view of the fact that he had paid her in advance, दूसरा ये हो गया कि उसको पे किया हुआ है। Mrs. Hall prepared to excuse his strange habits and irritable temper, तो उसका जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी या उसका जो टेम्पर था, अजीब सा बिहेव करने का तरीका था, उसने कहा छोड़ो, एक्सक्यूज किया उसको, छोड़ दिया उसको, क्योंकि ऑफ कोर्स इन दोनों चीजों ने उसको समझा दिया था कि एक तो ये मुझे लग रहा है कि सन की साइंटिस्ट है, और दूसरा भाई हमें पैसे मिल गए, हमें क्या टेंशन। तो ये दोनों आंसर आप वहां पे लिख सकते हैं, लिख लेंगे आप लोग खुद से, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे खुद से, यहाँ पे दो आपके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का। आप मुझे बताओ अगर ये एक्चुअल में आपका पेपर होता, ठीक है, तो आप इन दोनों में से कौन सा वाला चूज कर रहे होते और कौन सा वाला सॉल्व करते। और एक चीज और बता देती है तुम लोगों को,
मोस्ट प्रॉब्ली होने क्या वाला है, तो टाइम टेकिंग की आप लोगों को ना मैं वो बता रही हूँ, ऑप्शंस बता रही हूँ कैसे टाइम अपना रिड्यूस कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जो आपके आरटीसी होंगे ना, वो आपको दो दो दिए जाएंगे जबरदस्ती आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, कि उसको भी पढ़ इसको भी पढ़, फिर सिलेक्ट करना, पहला वाला लो और उसको लिखने लग जाओ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप आंसर लिख पाएंगे, और फिर भी आपको डाउट हो तो जल्दी जल्दी से 4 क्वेश्चंस पढ़ लेना, जहां लग रहा हो ये नहीं होगा छोड़ देना, दूसरा देख लेना। अदरवाइज मोस्टली क्या होगा ना, आपको पहला वाला आ जाएगा करना, ये टफ नहीं होते हैं। और एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, कोई भी क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उसका आंसर उतना इजी होगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है इसको कौन पढ़ेगा, इसमें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वैसा मत करना। जितना बड़ा उतना इजी, वो इसीलिए देते हैं ताकि आप डर जाओ उससे। तो ऐसे जजमेंटल मत बनना, ठीक है। बड़ा होगा तो समझो आंसर इजी है, बस पढ़ना था। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो इतने टफ होते हैं, उनको सोचने में 10 मिनट निकल जाते हैं। तो वो वाला भी एक ट्रिक आपको फॉलो करनी है। चलो, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू, अच्छा ये क्या कर रही हूँ, तो हमने कर लिया ना ऑलरेडी। चलो भाई, सो नेक्स्ट आपके लिए पोम आ गई है। ये आरटीसी अभी 2 बचे हैं आपके बेटा, पोम के हैं दोनों, एक करना होगा आपको। यहाँ हम दोनों करेंगे 10 नंबर अगेन, 5 नंबर सॉरी अगेन, ठीक है। सो और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू, पोम मुझे याद है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब इनके बारे में इसने क्या डिफ्रेंसिएशन करके बताया कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, राइट। पोम पता है तो पढ़ नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे। द वर्ड डिसर्न इन लाइन 6 ऑफ द extract means the same as, explain contextual meaning of the word here. Okay, discern, discern तो वैसे क्या, डिस्कवर, फाइंड आउट है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। कौन सी लाइन थी, 6 1 2 3 4 5 6, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अगर आप देखें कहीं पे, फिगर आउट करें, आपको कहीं पे मिल जाए, तो आपको क्या करना है, वहां पे इसको ढूंढ लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन दिए हैं क्या आपको, ऑप्शन नहीं दिए तो फाइंड आउट। और इफ यू डिस्कवर, तो डिसर्न बोले तो डिस्कवर या फाइंड आउट, कुछ भी आंसर आप लिख सकते हैं। डिसर्न, यू सी, यू डिस्कवर, यू फाइंड आउट, यू फेस, कोई भी वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट, कोई भी वर्ड आप लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट इज identify the option that explains the poetic device used with black strip on yellow ground, okay, and whose hide with spots is pepper। तो ये एक तरह से इमेजरी हो गया, जहां पे आपको विजुअलाइज करके बताया जा रहा है कि एक्चुअल में इस तरीके से हुआ होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर बना दी जाती है ताकि आप उसको एज इट इज सीन की तरह देख सके, 3D आपके माइंडसेट में आ जाए, आपको आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, पिक्चर भी आपके दिमाग में बन जाए, है ना, कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली। सो अ वर्ड formed from a sound, I don't know what is it, a word or phrase repeated at an interval, anaphora होता है वो, तो anaphora या alliteration से related, a word or expressions used in place of an unpleasant one, 9 ये metonymy होता है। a word or phrase that creates a mental image through vivid description, इमेज बन जाती है माइंड में। तो जब ये बोल रहे हैं ना विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, उसका जो बेसिक स्किन है वो येलो है, उस पे स्ट्रिप्स है कैसी ब्लैक कलर की, हु साइड विद स्पॉट्स इन पेपर, और पेपर चीते के लिए बोला है कि उसकी जो स्किन है उस पे छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं ब्लैक कलर के, पेपर टाइप के। तो दोनों का यहाँ पे अपीयरेंस बताया गया है, ये शेर वाला है, चीते वाला, ये पेपर नहीं लेपर्ड का है सॉरी, है ना। तो इसमें आपने इमेजरी यूज की है, इमेज बनाई है माइंड में, तो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द एक्सट्रैक्ट टेल्स अस द सिमिलैरिटी बिटवीन टाइगर एंड लेपर्ड, नो ऑफ कोर्स नॉट, उनकी सिमिलैरिटी नहीं बता रहा है, उनको पहचानेंगे कैसे ये बता रहा है, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, select the appropriate option to complete the sentence, the tone of the poet, देखो टोन आ गई यहाँ पे, टोन आती है। So tone of the poet when telling how to identify a wild animal is both scary and of course funny। स्कैरी तो है ही क्योंकि डरावनी तो है, ऐसे बोलती है वो तुम्हें पकड़ लेगा तो समझ लो वो लायन है, वो तुम्हें हक कर लेगा तो समझ लो वो बेर है, तो स्कैरी तो है भाई, मर ही जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ ये फनी भी है, मतलब तभी तो ये ह्यूमरस फॉर्म में आती है, ठीक है ना। तो स्कैरी एंड फनी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑफ दिस फॉर्म, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज सेम राइमिंग स्कीम एज द फॉलोइंग। ओके, तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आपको राइमिंग स्कीम सबसे पहले आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व की जाती है।
ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमको राइमिंग स्कीम सॉल्व कैसे करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लाइंस की एंडिंग देखिए और वहां पे ए बी सी डी लिखना शुरू कर दीजिए अकॉर्डिंगली। जैसे मान लो यहाँ लिखा है राउंड, लास्ट की वर्ड देखो, पूरी लाइन पढ़ोगी मत। राउंड को मैंने बोला ए, यू राउंड से मैच कर रहा है, राइम बन रही है, नहीं बन रही, तो ये हो गया मेरा बी। अब मेरा ग्राउंड राउंड से मैच कर रहा है, यू से मैच कर रहा है, ऑब्वियसली राउंड से, तो राउंड एंड ग्राउंड, तो ये है तो ये भी ए हो गया। और यू तो ये भी, यू की जगह यहाँ पे कुछ और लिखा होता, वो लिखा होता, डू लिखा होता, तो भी ये बी बी होता। ठीक है, तो मेरी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। अब मुझे ए बी देखना है, तो मेरे पास में ऑप्शंस है यहाँ पे 4, ए बी सी डी। यहाँ पे मुझे इन चारों में से देख के बताना है। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपने अगर क्वेश्चन पेपर में देखो इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, मैं तो डर गया और छोड़ दिया, तो ये आपने एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन को छोड़ दिया अननेसेसरीली, जबकि इसको मैं भी समझा रही हूँ तो शायद आपको टाइम लगेगा। 30 सेकेंड का आंसर है इसका, 30 सेकेंड में यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ज्यादा टफ है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, एक बार देखना जरूर कि पूछा क्या है। और राइमिंग स्कीम पूछी हो तो पक्का से अटेंड करना, मैं जानती हूँ आप गलत नहीं करके आओगे। सो देखो, द स्काई इज वेरी सनी एंड फनी एंड सिटेड, हमारी क्या थी पहले मैं लिख लेती हूँ, भूल जाऊंगी। हमारी थी ए बी ये थी ना, हाँ यही थी। ठीक है, तो यही वाली देखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सनी फनी सिट बिट, ये हमारी है नहीं। आई लॉस्ट, अच्छा वॉस्ट, ठीक है, ए कॉन्टिनेंट, बी डिजास्टर, ए जेस्चर, ए। सो ए बी ए डिजास्टर जेस्चर एक से है ना, ये भी नहीं है हमारी। यहाँ पे देख लेते हैं, सेंड मतलब ए, वे मतलब बी, लैंड मतलब ए एंड डे मतलब बी। मिल गया भाई हमें आंसर, वैसे तो मिल ही गया, इसका भी देख लो। फ्री ए, स्टिल बी, हिल बी, मेजेस्ट्री कुछ भी नहीं, डी नहीं, अच्छा फ्री और मेजेस्ट्री शायद ये होगा, तो ये ए मान लो चलो इसको, तो ए बी बी ए, हमें हमारा आंसर मिल गया। अब देखो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो तुमको बच्चों समझने में टाइम लगा होगा, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, आपको समझने में टाइम लगा होगा, अदरवाइज इट वाज सो इजी, कर सकते थे आप इसको ना, तो आपने फाइनली इसको कर लिया। तो सी इज गोइंग टू बी योर बच्चों करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था ये वाला जो आरटीसी था, एंड इनफैक्ट आई वुड से बहुत इजी भी था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो पहला हो उसको सॉल्व करने लग जाना बिना कुछ भी सोचे, और पढ़ के सब जाओ, ये सोचो ही मत कि ये वाला हाँ मैडम पढ़ के ही नहीं गई थी मैडम मैंने छोड़ दिया। पहले 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 सॉल्व करते जाओ, जल्दी जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो, चूज करने में भी टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि जितना भी टाइम बचेगा वो सब यूटिलाइज करना लॉन्ग आंसर लिखने में, मस्त एकदम 6 नंबर का, समझ रहे हो, लेटर से भी ज्यादा नंबर है उसमें, तो अच्छे से उसको यूज करना। चलो, आई एम रेपुंजल, अमेंडा का है। चलो मैं तो नहीं पढ़ रही, मुझे तो आता है, आपको भी आता ही होगा, पढ़ लिया करो जितनी देर में मैं बातें करती हूँ, स्क्रीन पे होता है आपके। सो विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स टोन इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ओके, क्रिटिकल है, अरे भाई टोन क्या है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नो केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अच्छा ये तो उसकी पैरेंथेसिस में उसकी थिंकिंग है, और फिर उसकी मदर बोलती है स्टॉप दैट सल्किंग। ओके, सो क्रिटिकल, हाँ ऑफ कोर्स। वरीड, वरीड तो नहीं है, टेंशन में तो नहीं थी, नहीं। कंसर्न्ड है, नहीं। सिंपैथी किसी को नहीं दिखा रही। कमांडिंग है, यस कमांडिंग है, किसकी, मदर की टोन, मदर की टोन। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज टू मूडी अमेंडा, तो कमांडिंग है ना, थोड़ी कमांड दे रही है उसको, तो कमांडिंग तो है। कमांडिंग के अलावा 5 तो सही हो गया, चलो, तो 4 एंड 5 सिंपैथी है नहीं, तो 4 कट गया, क्या बचा, 2 एंड 3 में क्या है, वरीड एंड कंसर्न। नो, मदर इज नॉट कंसर्न, पूरे पोम में हम पढ़ते हैं मदर नैग कर रही है उसको, है ना, कमांड दे रही है उसको, तो कमांड है, वरीड कंसर्न है नहीं, 3 है नहीं, 2 है नहीं, तो ना भी समझ आए तो भी मुझे क्रिटिकल यहाँ पे आंसर लगाना पड़ेगा, और उसके साथ में कमांडिंग। एंड वाई क्रिटिकल, बिकॉज द सिचुएशन इज रियली क्रिटिकल। एमेंडा की जो थिंकिंग है वो अलग ही माइंडसेट पे चल रही है, उसकी मदर उसको कुछ अलग ही टोन में समझा रही है, और यहाँ पे क्लैश ऑफ थॉट्स आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। सो ऑफ कोर्स वी वुड कॉल इट क्रिटिकल एज वेल एज कमांडिंग। सो ए इज द आंसर।
राइट। ए को हम करेक्ट आंसर यहाँ पे वी कैन फाइंड आउट विल बी द करेक्ट आंसर, क्रिटिकल एंड कमांडिंग, वेरी गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाई हैज लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट बीन रेफर्ड टू एज आयरॉनिकल। देखो, आयरनी एक पोएटिक डिवाइस होती है, आपको पता होगा, जो हम कहते हैं वो ना हो अगर, या जो हो रहा है वो हम ना कहें, मतलब ऑपोजिट चल रही हो चीजें, उसको आयरनी बोलते हैं। जैसे कि मैंने तो सोचा कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैं टॉप करूंगी, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने को मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी और मैं कुछ और ही कर गई, तो दैट वाज एन आयरनी फॉर मी। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं आयरनी होना, जो सोचा वो ना हुआ, जो कहा वो ना करा। आगे समझ में? तो ये ऐसा क्यों है, लाइन नंबर 6 पे जाके देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है। 1 2 3 4 5 6, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड इट। अरे लो, इसकी मदर बोल रही है कि सब लोगों को लगेगा मैं तेरे को नैग कर रही हूँ। मैं तेरे को नैग कर रही हूँ क्या, मतलब मैं तेरे को परेशान कर रही हूँ क्या, बार बार कॉन्स्टेंटली हैरेस कर रही हूँ क्या? ऑफ कोर्स कर रही हूँ, राइट। यही तो है पोम के अंदर कि उसकी मदर उसको इतना नैग करती है कि उसकी जो इमेजिनेशन की जो पावर होती है, जो ब्रैकेट्स के अंदर थी, वो खत्म हो जाती है ना। उसकी जो ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर इमेजिनेशन पावर है, वो खत्म हो जाती है। तो ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, स्टॉप सल्किंग, मत करो ऐसे जैसे तुम कर रही हो, जो सैड मूड है तुम्हारा। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन था, भूल गई मैं तो। Why has line 6 of the extract been referred to as ironical? So the line is ironical because her mother is constantly nagging her but telling her that everyone would understand, or everyone would believe that I am nagging at you. So the mother is nagging at Amanda but not realizing it. ओके, तो वो कर रही है नैग लेकिन रियलाइज नहीं कर रही है, दैट इज द मेन रीजन। तो नैगिंग का जो है मेनली वो यहाँ पे फंडा आपको लिखना है। ओके, सो द मदर सेज दैट एवरीवन वुड रियलाइज दैट आई एम नैगिंग यू, और एवरीवन वुड बिलीव दैट आई एम नैगिंग यू बट आई एम नॉट नैगिंग एट यू। सो दिस इज द आयरॉनिकल स्टेटमेंट। Question number 3. Identify the reason Amanda says she will never let her hair down. She has a very short hair. ऐसा तो कुछ भी नहीं था. She likes her hair a lot. नहीं. She wishes to be left alone. Of course. सीधा सीधा आंसर आपको मिल गया. She awaits a Prince Charming. आपको आंसर समझ आ गया. C is the correct answer. Identify the reason Amanda says she will never let down her hair because she wishes to be left alone. तो वो बोलती है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी क्योंकि अगर मैंने गिरा दिए तो विच मेरे बालों को पकड़ के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे एल्यूजन भी यूज हुआ है बच्चों। क्या यूज हुआ है? एल्यूजन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे जो रेपुंजल है हमारी, वो एक फेरी टेल से कैरेक्टर को उठाया गया है, इट इज, इसको एल्यूजन बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आएगा तो करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द एनालॉजी लाइफ डेथ ग्रिनिंग। ग्रिनिंग ही हंसना, ठीक है। तो लाइफ का ऑपोजिट है, मुझे लगता है ये ना एंटोनिम ही आएंगे, सिनोनिम भी नहीं आएंगे। देखो देख रहे हो, दोनों दो बार पूछा है, दोनों बार एंटोनिम आया, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। सो लाइफ का डेथ, ग्रिनिंग का वर्ड लिखा हुआ है सल्किंग। क्या लिखा हुआ था, पढ़ा था ना? स्टॉप सल्किंग, मत रो, हमेशा ऐसे ना कह मत क्या करो, इरिटेट मत क्या करो, है ना। जैसा ऐसा कभी कोई जाता है ना, क्या पूरे टाइम रोता रहता है, सल्किंग बोलते हैं उसको। सो ग्रिनिंग का ऑपोजिट हो जाएगा सल्किंग। चलो बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन, select the sentence in which the word bright is used in a similar manner as the line 3 of the extract. bright बोले तो cheerful, bright ऐसी कुछ होगा? नहीं भाई, देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा ब्राइट है। चलो पढ़ ले भाई। लाइन कौन सी थी, लाइन कौन सी थी बताओ जरा, मैं भूल गई। लाइन क्या थी? 3 थी ना। I am Rapunzel, I am not a care, life is in tower, is tranquil and rare, I certainly never let down my bright है, ठीक है। तो कलर की बात हो रही है यहाँ पे, ब्राइट मतलब कि सुंदर सुंदर, ठीक है। Shikhar is a very bright child, intelligent नहीं, बाल इंटेलिजेंट नहीं होते ना। Rama looked bright and chirpy today, हाँ ये हो सकता है। Bobby shed was so bright, colorful वाला ये होगा। Hemant has such bright prospects of the future, ये भी bright बोले तो shining future। Rama looked bright and chirpy today, bright बोले तो चमकता हुआ चेहरा, तेज था चेहरे पे, तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। शर्ट जो थी उसकी, जैसे देखो ऑब्जेक्ट्स को ब्राइट बना सकते हैं ना, जैसे बाल ब्राइट होंगे तो शर्ट भी ब्राइट हो सकती है, कलरफुल वाली ब्राइट। तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस वन, परफेक्टली फाइन। तो ये थे हमारे आरटीसी। तो देखो अभी हमने क्या किया ना, ग्रामर किया था 10 मार्क्स का, है ना बच्चों। 10 में से 10 आपको मिले, बहुत बढ़िया। फिर हमने आरटीसी किए, करे 4 हैं लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही करने हैं।
एक आपको करना रहेगा आपकी प्रोज में से, प्रोज बोले तो पैराग्राफ आएगा, एक फर्स्ट फ्लाइट का, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का कर देना। दूसरा वाला पोम में से आएगा। पोम में से जो आएगा उसमें आपके क्या रहेंगे, पोम्स फर्स्ट फ्लाइट की दोनों हैं, ऑब्वियसली फुटप्रिंट्स में पोम नहीं है, तो दो पोम होंगी, इसमें से एक करना होगा। पोम के अंदर एनालॉजी का, टोन का, वर्ड के मीनिंग का और राइमिंग स्कीम का, पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो अच्छे से आपको करके जाना है, ध्यान रखना है। आए हैं, देखो तुमने देखा ना, आए हैं। इमेजरी का पोएटिक डिवाइस ऐसे ना पूछ के इसका डेफिनेशन के थ्रू पूछ लिया गया, बट पूछा गया है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद में, बिकॉज 1 आवर इज ऑलरेडी डन टुडे, तो मैं क्या करने वाली हूँ, अभी हो गया ना 1 आवर ऑलरेडी, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट दूंगी जिसमें लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चंस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे साथ में मिलके। अभी आप लोग इतनी तैयारी कर लीजिए जो मैंने अभी आपको बताई है। बताइए आप लोगों को इसका जो लेवल है वो कैसा लगा, फिर से बताना मेरे को, मॉडरेट लगा, इजी लगा, टफ लगा, कैसा लगा। और डोंट वरी बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पैनिक हो रहा है कि मैम वीडियोस आ नहीं रहे हैं। बिलीव मी, टीम के पास में सारे वीडियोस हैं, वो लोग एक एक करके उनको डालेंगे और टाइम से आपको मिल जाएंगे, तो आपने वन शॉट का टेंशन आप छोड़ सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैं खुद बना के दे चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मेरा काम हो गया है, आप लोगों तक पहुंचने की बारी है बस। तो और जो बच्चे पीडीएफ के लिए रोते हैं बेटा, 5-6 स्लाइड्स के ही सिर्फ वन शॉट है, सारे सारे वन शॉट 5-6 स्लाइड्स के हैं, तो वहीं पे ही उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, ले सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, 5 से 6 स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेने होंगे आपको, तो वो कर लिया करो एक बार। बाकी पीडीएफ के लिए वेट करोगे तो बहुत लंबा खिंच जाता है ना। तो सेशन को सेव करके रखो अपने पास में, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में, और एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।